चलो ठीक है। अब देखिए, मैं क्लास 10th का जो है, इससे पहले जो आप देख रहे हैं आपका टेबल के मैटर में चल गया था। टेबल के विशेष डिटेल्स जो था उस क्लास लेवल पर मैंने दिया था। अभी जो हम चलेंगे क्लास का ही जो है, क्लास 10th का जो है चैप्टर संख्या 5 है, जो है तत्वों के वर्गीकरण। क्या है? तत्वों का वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें वर्गीकरण क्या होगा। अब वर्गीकरण कैसे होगा सो हम देखते हैं। कुछ उसका लाभ भी हुआ है, कुछ प्रयास के बाद क्या हुआ, लाभ हुआ है। अब कौन कौन किए एक एक करके सो देखिए। तत्वों के वर्गीकरण जो है कई प्रकार के हैं, जो हम बोल रहे हैं आप नोट करते जाइए। हम विलम्ब नहीं करेंगे, आप नोट करते जाइए, बाद में मैं ये दोबारा नहीं बोलूँगा। तो कह रहा है इनमें तत्वों का जो मतलब तत्व जो होता है, तत्वों के गुणों का अध्ययन नियमित तरीके से किया जा सके, इसके लिए हमें ज़रूरत था। क्या कहा? तत्वों के गुणों का जो है अध्ययन नियमित तरीके से किया जा सके। दूसरा बोला सभी तत्वों के गुणों का अलग अलग अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी समूह के एक विशिष्ट तत्वों के गुणों की जानकारी जो है क्या होना चाहिए, हो जाने पर उस समूह के अन्य तत्वों का क्या हो जाएगा, अनुमान लगाया जा सकता है। तीसरा बोला किसी समूह के तत्वों के गुणों जो होते हैं, उसके गुण में जो परिवर्तन जो होता है, क्रमिक परिवर्तन जो होता है, वो समझना आसान हो सकता है। किसके द्वारा? जब तत्वों का वर्गीकरण हो जाएंगे ना, तो उसके द्वारा क्या हो जाएंगे, ये सभी लाभ हमको मौजूद होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद बोला गया कि इसमें विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न समूहों के जो तत्वों का जो पारस्परिक संबंध है, अंदर में जो संबंध है, इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। क्या होगा? इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब सबसे पहला जो प्रयास तत्वों का जो है, पहला प्रयास किसने किया? तो पहला प्रयास में ये कहा गया कि तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास में दो बातों पर ध्यान दिया गया, धातु और अधातु। जब 18वीं सदी की बात हो रही है, किसका? 18वीं सदी का जो बात हो रहा है, तो उसमें क्या हुआ, एक लब्बाजे जो थे, लेवजियर उसको कहते हैं, ने क्या कहे, तत्वों का वर्गीकरण धातु और अधातु में किया। अब क्या कहा, 18वीं शताब्दी में, सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में क्या हो गया, शताब्दी में कौन, लब्बाजे ने क्या कर दिया, धातु और अधातु का क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। क्या किए, धातु और अधातु को जो है क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिए अधातु को। अब इस अधातु और धातु के बारे में जानेंगे तो आप लोग, मैं अभी पीछे आपको बता चुका हूं कि आपका जो कुछ 91 क्या 98 ना, 98 जो है क्या है, धातु है और 20 क्या है, अधातु है। नहीं, 91 जो है धातु है और 27 क्या है, अधातु है। इस रूप में आ रहा है। क्या हो रहा है, 91 धातु और अधातु कितना, 27, 118 पूरा जी, हाँ पूरा गया, समझ रहे हैं ना। तो ये होगा। इसमें भी अभी जो हम चल रहे हैं, तो इसमें इस तरह से है कि 98 को जो है ना, 98 को जो है आपको जो है तत्व जो है प्राकृतिक रूप में है। क्या है, प्राकृतिक रूप में है। और 20 जो है कृत्रिम रूप में है। कृत्रिम समझते हैं ना, कृत्रिम रूप में है। मैं इस 1 नंबर वाला ऑप्शन में दूंगा, ये क्वेश्चन में पूछूंगा कि कृत्रिम रूप से कितने एलिमेंट है, तत्व हैं, और प्राकृतिक रूप से कितना है। धातु को पहले जो है अभी कितने काउंटिंग है, तो 118 में देखिए 91 धातु है और 27 अधातु है। अब चल रहे उदाहरण के लिए कह रहा है, धातु के बारे में बोला, तो धातु कैसा होता है। तो धातु आप लोग अगर ध्यान से देखिए आप लोग, तो धातु के बारे में, धातु का फिगर आप लोग एक भी समझ में आ रहा है। धातु कौन, सोना चांदी देखे हैं, वो धातु है ना। ये क्या है, धातु है। क्या है, धातु है। तो धातु कैसा होता है जानते हैं ना, चमकीला होते हैं, तन्यता होते हैं, कठोर होते हैं, और क्या होते हैं, टन टन की उसमें आवाज आता है। उसे किसी द्वारा क्या कर सकते हैं, पतली चादर बना सकते हैं। धातु का वो क्या होता है, सुचालक होता है।
धातु जो होता है क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। क्या क्या बोला मैंने, वो पहले उसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, तन्यता होती है, उसमें ऊष्मा प्रदान हो सकती है। विद्युत क्या होगा, इलेक्ट्रिकल जा सकता है, उसमें क्या होगा, सुचालक हो सकते हैं। उसके बाद क्या बोला मैंने, कठोर होते हैं ना, उसको आप लोग उसमें क्या मेहनत लगेगा ना, और उसमें आवाज़ करोगे, कुछ सटाओगे तो क्या करेगा, टन टन की आवाज़ करेंगे, यही होता है। उसी का विपरीत वो धातु होंगे, चमकीला नहीं होंगे ना, चमकीला, हाँ अपवाद में एक दो हैं जो चमकीला भी हो गए ना, तो चमकीला नहीं होंगे, तन्यता नहीं होंगे, क्या होंगे, उसे एक पतली चादर में नहीं ढाल सकते हैं। वो विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा, सुचालक नहीं, उसमें करंट नहीं प्रवाहित हो सकता है, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से उसके बारे में बोला गया। तो हम सब समझ सकते हैं कि इसमें क्या होगा, एक अम्लीय होता है, क्या होता है, भास्मिक होता है। धातु जब भी होगा क्या होगा, भास्मिक होगा, क्या होगा, भास्मिक होगा। धातु क्या होगा, भास्मिक होगा, और अधातु क्या होगा, अधातु अम्लीय होगा, क्या होगा, अम्लीय होगा। इस बात पर आप समझ गए होंगे। इस मैटर पे तो आगे हम बढ़ते हैं। उसके दोष में जो वर्गीकरण की प्रणाली जो अभी बोला गया है, मैं जो बोला हूँ, ये इसमें दोष क्या क्या थे, इसके बाद आगे कौन क्या किए, ये हम देखना चाहते हैं। क्लियर है। मैं बोला था कि उन्होंने जो बोला लब्बाजे, कब, कौन सदी में, 18वीं सदी में बोला, और 19वीं सदी में क्या बोला, तो हम लोग कहेंगे तत्वों के वर्गीकरण के दोष। क्या बोलेंगे, तत्वों के वर्गीकरण, तत्वों के वर्गीकरण का जो दोष होंगे, क्या होंगे, वर्गीकरण का दोष। दोष क्या होंगे ये हम जानने के लिए अब क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि इसमें क्या हुआ, जो उसका दोष जो पिछला जो बोले उसमें सफल नहीं हुए कोई, अब इसके लिए आगे किया गया, क्या किया गया, उसको जानने के लिए ऐसा वर्गीकरण, इसमें दोष क्या क्या हुआ सोच जान लेते पहले। ऐसा वर्गीकरण जो हुआ इतना साधारण है कि इसके आधार पर तत्वों के गुणों का क्या कर सकते हैं, समुचित अध्ययन नहीं हो सकता है। क्या होगा, समुचित अध्ययन क्या होगा, नहीं होंगे, समुचित अध्ययन नहीं होंगे, नहीं होंगे। जब ये नहीं होंगे तो हम लोग पूरा मुकाम पर क्या होंगे, नहीं पा सकते हैं। दूसरा बोला, यह जो है धातु की जो है, जो धातु के बारे में बताया गया था, ये व्याख्या क्या हो गया, पूरा संपूर्ण नहीं बताया गया कि इसमें क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और बहुत सी धातुओं के बीच जो भिन्नता भी है, जो ये दर्शाया नहीं गया, और ये समझने के लिए सक्षम नहीं हो पाया कौन, लब्बाजे का नियम। तो हम बता रहे हैं कि इसमें क्या हुआ, धातु के बारे में जो जितने भी बातें बोला गया, धातु का जो है किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसमें क्या हो गया, सत्यापित नहीं कर पाया उनका नियम, इसलिए क्या कि उसमें विस्तार की और आवश्यकता थी। तो क्या हो गया, जैसे धातु हुआ, अधातु हुआ। मैं बोला था धातु कैसा होता है, चमकीला होता है, भास्मिक होता है ना, और धातु क्या होता है, अम्लीय होता है। लेकिन दोनों में काफ़ी का अंतर है ना। तो उसमें क्या क्या होता है सो हम देख लेते। प्लेटिनम जो होता है वो अक्रिया धातु होता है। प्लेटिनम क्या होता है, अक्रियाशील धातु होता है। सोडियम जो होता है वो क्रियाशील धातु, अति क्रियाशील होता है। ये अति क्रियाशील होता है। क्या होता है, अति क्रियाशील। प्लेटिनम जो बोला मैंने, प्लेटिनम का क्या होता है, पीटी। प्लेटिनम जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट क्रियाशील और अक्रियाशील में आ जाता है। क्या हो जाता है, अक्रिया धातु हो जाता है। इसमें क्या होगा, दोनों में डिफरेंस आ गया। इसी प्रकार देखिए ग्रेफाइट है और सल्फर है, दोनों अधातु हैं। ग्रेफाइट और सल्फर क्या है, दोनों अधातु हैं, किंतु इन दोनों के गुणों में काफ़ी अंतर भी हो जाता है। क्या होता है, इसके दोनों के गुण में जो होता है क्या होते हैं, अंतर हो जाता है। इसलिए हम इसके आधार पर क्या कर दिए, इनका दोष को जो सत्यापित नहीं कर पाए बढ़िया से, ठीक ढंग से। अब कह रहा है जब फिर जो है संयोजकता के आधार पर वर्गीकरण किया गया। किस पर, संयोजकता के आधार पर वर्गीकरण किया गया। संयोजकता, अभी हम बोले थे, मैं आपको क्या बोला था, संयोजकता किस तरह से आप देखे थे, संयोजकता के आधार पर वर्गीकरण। संयोजकता देखे थे, मैंने बताया था
काउंटिंग करके ऊपर में 1 2 3 4 और 4 से फिर उल्टी गिनती 3 2 1 0 ना, उस आधार पर अब जब किया गया तो इसके अनुसार आप उस फिगर, मेरे पास तो उतना व्यवस्था नहीं है, अगर जो देखिए तो उस फिगर में देखिए संयोजकता के आधार पर जो पहली आवर्ती सारणी है उसमें क्या है, वर्ग का जो सारणी है वो क्या है, वो सभी एक संयोजकता वाले, वैलेंसी उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, वैलेंसी, एक वैलेंसी का होता है। इसी के अनुसार अगर जो मैं चलूँ तो इस संयोजकता के बारे में बताऊँ तो इसके अनुसार समान संयोजकता वाले तत्व को एक साथ रखा गया, देखा था नहीं, ऐसे करके जो है आपको रखा गया, ये क्या हो गया, समान संयोजकता था। ये क्या हो गया, हाइड्रोजन वाला जो कॉलम था। आवर्त सारणी फर्स्ट में देखिए, वर्ग की संख्या में क्या कहते हैं, फर्स्ट में देखिए क्या होगा, आपको 1 लिखा गया था। दूसरा में जो आपका था वो क्या था, 2 लिखा में गया था, इसमें क्या लिखा गया था, 2। अब फिर उधर 13वां में देखिए जाके, 13वां में आपका इसी तरीका का था, उसमें मैंने क्या लिखा था, 3, ये 2 1 2 3, और उसके बगल वाले में क्या लिखा था, 4, उसके बगल वाला में 3, उसके बगल वाला में 2, उसके बगल वाला में 1, उसके बगल वाला में 0। याद आ रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर जो हम बात किए तो क्या बात किए कि संयोजकता के आधार पर वर्गीकरण जब हुआ तब क्या हुआ, तो यह हो गया कि एक बंधक, द्विबंधक, त्रिबंधक आदि तत्वों के अलग वर्गी में विभाजित किया गया। एक बंधक, द्विबंधक, त्रिबंधक इस तरह से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। समझ रहे हैं, जिस तरह से बोलिए अलग वर्गों को विभाजित करने के बाद क्या हो गया, कुछ दोष प्राप्त हो गया। क्या हो गया, इसमें ये जो अभी कन्फर्म बता रहे हैं ना, लेकिन पहले के आधार पर बताऊंगा तो उसमें कुछ दोष प्राप्त हुए। उसमें क्या दोष प्राप्त हुआ कि बहुत से तत्व ऐसे थे, संयोजकता जो है परिवर्तनशील होती है। जैसे कॉपर के लीजिए, कॉपर के बोलिए संयोजकता कितना होगा, कॉपर का संयोजकता क्या होंगे, कॉपर की संख्या कितना है, 20 है, तो कितना है 29 है। तो 29 सजाइए ना आप, पिछले ही नियम के हिसाब से सजाइए, देखिए लास्ट में आएगा जो चीज़ वही संयोजकता हुआ। 1 और 2 होता है, 1 और क्या होता है, 2 होता है। संयोजकता क्या होता है, 1 और 2 मतलब 1 होता है। और आयरन का क्या होता है, 2 होता है। आयरन क्या होता है, 2 होता है। आयरन के Fe से सूचित करते हैं ना, Fe से, तो इसका क्या होता है, 2 संयोजकता होता है। और टीन के भी 2 होता है ना, टीन का क्या होता है, 2 होता है। इसका 1 होगा, कॉपर क्या होगा, 1 होगा। टीन Sn, इसका क्या होता है, Sn का 4 होता है। उस समय की बात कर 2, और टीन की संयोजकता 2 और 4 दोनों बोला है, 2 और 4, 1 और 2, 2 और 2 और 4। अब बोलते हैं अतः तत्वों का जो वर्ग में स्थान अनिश्चित हो जाता है, मतलब कहीं 1 कहीं 2 कहीं 2 4, इसके लिए ये दोष प्राप्त कर दिया था पहले में। कब सब कब, ये 18वीं शताब्दी की बात बोल रहा हूँ। अब आगे जो 19वीं शताब्दी आएगा उसमें कुछ और सुधार होंगे। चलते हैं। एक संयोजकता वाले तत्वों के गुण एक दूसरे से भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ये था। लेकिन सोडियम और क्या नाम है उसका, क्लोरीन, तो सोडियम को देखिए, सोडियम का नाम Na और क्लोरीन का नाम Cl। इसी की दोनों की संयोजकता क्या है, वैलेंसी क्या है, किसका, सोडियम का और क्लोरीन का, दोनों का 1-1 होते हैं। क्या होता है, दोनों का 1-1 होते हैं, अर्थात ये क्या किया, दोनों का संयोजकता क्या दिख रहा है, समान हो रहा है। लेकिन गुण दोनों को क्या होगा, गुण जो होगा दोनों का क्या होगा, अंतर हो जाएगा ना। तो हम ये बोल सकते हैं सोडियम एक प्रबल विद्युत धनात्मक धातु है, लेकिन क्लोरीन जो है विद्युत ऋणात्मक है। मैं अभी बोला था ना, ये प्रबल धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। तो यही बता रहा दोनों का गुण में क्या हो गया, अंतर हो गया, फर्क भी पड़ गया। एक धातु है, दूसरा क्या है, अधातु है। इस प्रकार से उन्होंने लब्बाजे के दोष में कुछ न कुछ क्या हुआ, कुछ निकला। अब आए कितना, 19वीं शताब्दी में। कितना में, 19वीं शताब्दी में कौन आए वैज्ञानिक, डॉबरेनर।
कौन आए? डॉब रेनर। जगह ही नहीं है मेरे पास। डॉब रेनर आए। कौन आए? डॉब रेनर आए। तो डॉब रेनर ने क्या कहा और क्या किया? डॉब रेनर ने जब प्रारंभ उसको जब आया कहाँ इस पर खोज करने के लिए आया, तो जॉन डॉब रेनर उनका नाम था। क्या नाम था? डॉब रेनर। क्या नाम था? डॉब रेनर। इंग्लिश में लिखिए या हिंदी में लिखिए, आप देख लीजिए। डॉब रेनर, इनका नाम था जॉन डॉब रेनर। कौन शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी मतलब सेंचुरी में क्या हुए? जब ये आए खोज के उपरांत में, तो वो अपने रासायनिक दृष्टि से सदृश तत्व जो देखने वाला तत्व था उसको 3 के समूहों में क्या कर दिया? वर्गीकृत कर दिए। मतलब जो दिखने सदृश था, क्या था? सदृश था, उसको 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 3 भागों में। और यह समूह को क्या कर दिया गया? यह समूह का नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया पता है आपको? क्या? तिर्यक समूह। क्या बोलेंगे इसको? तिर्यक समूह या तिर्यक कहते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन बन गया आपका कि तिर्यक किसे कहते हैं? क्या कहेंगे? तिर्यक किसे कहते हैं? तो हम बोलेंगे 19वीं शताब्दी में जॉन डॉब रेनर। क्या क्या बोले थे? रेनर है, रो यहाँ। डॉब रेनर ने 19वीं शताब्दी में वो क्या किए? अपने सदृश मतलब रासायनिक दृष्टिकोण से सदृश को जितने भी थे तत्व उसको क्या कर दिया? 3 भागों में बांट दिए। और तीनों भागों को जो समूह होता है उसको मैं क्या कहता हूँ? तिर्यक कहता हूँ। क्या कहता हूँ? अभी जो आप लोग तिर्यक के बारे में समझे, क्या समझे? तिर्यक कौन दिए? तिर्यक नियम किसने दिया? 1 नंबर क्वेश्चन। तिर्यक नियम कौन दिया? डॉब रेनर। कितने सदी? 19वीं सदी में। ये तो जरूरी नहीं रहेगा, ठीक है? ये तो कोई उतनी ज़रूरत नहीं। इंपॉर्टेंट ये रखना है कि हमें जो है तिर्यक नियम कौन दिए, तो बोलेंगे उन्होंने क्या किया। पहले इसका डिटेल्स ये है कि तिर्यक के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान, क्या कहा? उनके अनुसार क्या हुआ? तिर्यक के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाने पर मध्यवर्ती तत्व का परमाणु द्रव्यमान किनारे वाले शेष दोनों तत्वों का परमाणु द्रव्यमानों के औसत के क्या होता है? बराबर होता है। इसे मतलब लगभग में हो जाता है, इसलिए डॉब रेनर का क्या नाम होगा? तिर्यक। अब जैसे देखिए परमाणु द्रव्यमान मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग की याद होगा तो बोलिएगा। कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना? 40। ठीक है। अब बोलिए कैल्शियम का। एस्ट्रोनशियम का कितना होता है? एस्ट्रोनशियम का परमाणु द्रव्यमान जी द्रव्यमान, इसका एस्ट्रोनशियम का क्या होता है? 87.5। और एक और क्या दिया था मैंने? बेरियम। बेरियम Ba होता है, Ba बेरियम। इसका परमाणु द्रव्यमान 137। चलिए अब कह रहा इसका और इसका दोनों का औसत निकालिए। औसत द्रव्यमान, औसत द्रव्यमान बराबर क्या होता है? फॉर्मूला पे जाते हैं ना, क्या होता है? A + B/2 137 और यहाँ क्या है? 2। दोनों के जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 177। 177/2 इसको लगाइए। 88 दूनी 66, 177 मतलब 88.5। इसका एस्ट्रोनशियम का जितना था उतना औसत मान किसका परमाणु द्रव्यमान आ गया? कैल्शियम और बेरिलियम का क्या हो गया? औसत परमाणु द्रव्यमान क्या हो गया? दोनों का क्या हो गया? लगभग में आ गया। तो हम कह सकते हैं एस्ट्रोनशियम का द्रव्यमान जो है परमाणु द्रव्यमान 87.5 है। तो इसका कितना है? औसत कितना होगा? 88। इसी तरह का और है दूसर का वर्ग में। फर्स्ट वर्ग के लिए था। ये किस वर्ग के लिए था? फर्स्ट वर्ग के लिए। 3 वर्ग बना है ना, तो सेकंड वर्ग के लिए देखिए। और ये दोनों क्या है?
फर्स्ट और सेकेंड हो गया, परमाणु द्रव्यमान थे। अब हम चलते हैं लिथियम के ले लीजिए, और सोडियम के ले लीजिए, और पोटेशियम के ले लीजिए। लिथियम का Li उसकी इसका कितना होता है 7, और दूसरा में क्या बोला सोडियम, सोडियम का क्या होता है 23 परमाणु द्रव्यमान, और इसका क्या बोला था मैं पोटासियम, पोटासियम का परमाणु द्रव्यमान 39 39, चलिए 39। अब देखता हूँ, अब इसका 23 है किसका सोडियम का, तो इसका किनारे में ये है पोटासियम, तो इसका जोड़िए तो क्या होगा बोलिए 7 + 39 औसत द्रव्यमान, अभी तुरंत मैं लिखा हूँ द्रव्यमान बराबर 7 + 39/2, तो कितना हुआ टोटल 46/2 अर्थात 23। ये देखिए सोडियम का और इसका दोनों का औसत मान हो गया क्लियर। कौन बोला ये ना, ये जो बातें जो बोले कौन दिए डॉर्बेनर ने दिए। कौन दिए डॉर्बेनर ने दिए 19वीं शताब्दी में। लोड ले रहा है। अब हम ये देखते हैं इसका क्या है, हालिना के रब से फरियाद यही वाला था ना, हालिना के रब से फरियाद, यहाँ क्या होगा, अच्छा चलिए यहाँ देखिए क्या हुआ, हालिना ना के रब से फरियाद ना, ना के रब से फरियाद CS। चलिए अब देखिए Li देख रहे हैं, Li लिथियम, कहाँ लिखा हूँ लिथियम, यहाँ लिखा हूँ ना का अर्थात अभी जो बोला था डॉर्बेनर ने, नोट कर लीजिए जल्दी, उनके तत्वों तिर्यक के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में, परमाणु द्रव्यमान जब सीधे मुख नीचे आएगा ना, उसके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाने पर जब 1 2 गिनती सब सजाते हैं तो मध्यवर्ती तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो है कि मध्यवर्ती मतलब बीच वाला 2 को लेंगे ना, लिथियम लिए और सोडियम और पोटेशियम 3 को लिए ना, तो मध्य में कौन हो गया, ये मध्य में क्या है जी, देखिए सोडियम है, तो सोडियम के किनारे इसका दोनों का औसत मान क्या होगा बराबर होगा, मध्य के बराबर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, शेष दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत बराबर हो जाता है, मतलब लमसम में आ जाता है। तीसरा अवयव ले लीजिए, तीसरा पार्ट में ले लीजिए, तीसरा कॉलम में क्या है, तीसरा वर्ग में उन्होंने कहा, क्या कहा, तीसरा वर्ग का याद है, कल बाहर आएगी आंटी वाला ना। चलिए तो क्लोरीन क्या है, क्लोरीन लीजिए, क्या है क्लोरीन के नीचे में क्या होगा, इसका क्या उसका आवर्त सारणी में क्या लिखते हैं, फिर कल ना आई आंटी 80। चलिए अब देखिए फिर कल बाहर आई आंटी, तो मैं समझ गया था कि Cl के बीच में क्या है, ब्रोमीन है, क्या है ब्रोमीन है, ब्रोमीन के नीचे में क्या है आयोडीन है। अब देखिए तीनों का द्रव्यमान बोलिए, दोनों तीनों का था, फटाफट बोलिए आप लोग। देखिए क्लोरीन का 17 होता है परमाणु संख्या ना, इसका क्या होगा 17 दूना 34, 35.5। ब्रोमीन का कितना होगा, ब्रोमीन का 80 होता है ना, ब्रोमीन कितना होता है 80, और आयोडीन का कितना होगा जी 127। अब ये तो हमको समझ में आ रहा है कि इसका औसत मान क्या करेंगे, जल्दी बोलिए औसत मान। तो औसत द्रव्यमान क्या होगा जी, औसत द्रव्यमान बराबर होगा A + B/2, तो मतलब 35.5 + 127/2, जोड़िए कितना हुआ 30 50 5 55 62 162.5 बाकी 2। अब काट सकते हैं इसको, तो 8 दूनी 16 8 एकम 8, यही कुछ आता है ना, 2.5। अब इसका 81.5 है, इसका क्या होगा 80, लमसम में क्या आ गया, दोनों को आ गया ना, आया ना।
तो ये इस आधार पर लिया था। तीनों वर्ग के बारे में जान गए। ये तीसरी वर्ग के लिए दिया था, ये दूसरी वर्ग के लिए। पहला वर्ग कहाँ दिया था, यहाँ देखो, ये पहला वर्ग था। बेटा मंगेकार, यही वाला है, इसी का लाइन करना है जी, 2 नंबर आवर्त का। तो क्या होगा, बेटा मंगेकार स्कूटर बाप राजियारे। ठीक है, अब देखिए इसका ऐसे होगा, सॉरी कैल्शियम ने ऐसे लिया है, मतलब एक दूसरे के किनारे वाला का औसत मान क्या होगा, बीच वाला का होगा, मध्यवर्ती का होगा, ये बोला। क्लियर है डॉर्बेनर के हिसाब से। अब इसका हिसाब भी है, इस सज गया कैसे, देखिए Ca किससे बड़ा है, स्ट्रोंशियम से, उससे मतलब छोटा है। और बेरियम Bs क्या कहते हैं, बेरियम कहते हैं, Ba। दूसरा भाग देखिए Li, बोलिए, सोडियम, उसका पोटेशियम। तीसरा भाग बोलिए फ्लोरीन ना, यहाँ देखिए क्लोरीन, बेरियम, आयोडीन। अर्थात सिस्टम में है, क्या सिस्टम है कि एक दूसरे से क्या है, छोटा दिख रहा है ना, ये सीरीज भी दिया गया। अर्थात ये हम कह सकते हैं तिर्यक की विशेषताएं लिख लीजिए आप लोग। किसी तिर्यक के तत्वों के गुणों में क्रमबद्धता पाई जाती है, मतलब क्रम में सजा हुआ रहता है। क्लियर। अब जैसे हम यहाँ लिख दिया हूँ, आप तीनों ये लिख लीजिए। क्लियर। चलिए, इसका दूसरा नियम बोला कि यह तत्वों का परमाणु द्रव्यमान जो होता है और उनके गुणों में एक प्रकार का क्या होता है, संबंध स्थापित करता है। क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। और जब यह, किंतु यह तिर्यक का सबसे बड़ा दोष है। यह क्या हो गया, तिर्यक का सबसे बड़ा दोष है। संबंध स्थापित करने के बाद ने कुछ किया, लेकिन इसी के अंतर्गत क्या होगा, सभी तत्वों को समावेश नहीं हो पाया जाएगा। अतः किसी अन्य प्रकार से तत्वों का क्या करना पड़ेगा, वर्गीकरण करने का प्रयास करना पड़ेगा। और वहाँ से कौन शताब्दी था, 19वीं ना, यहाँ से फिर आगे बढ़ना शुरू हो गया किसका, खोज करने के लिए कि ये जो इतना जो उलझन है, औसत चाल वगैरह निकाले हैं, इसको कुछ चेंज कर यार ना। तो फिर वहां से प्रयास क्या हो गया, वर्गीकरण का जारी हो गया। फिर आगे चलते हैं कि अब देखिए पहला ने आया था, कौन आए थे पहले, फर्स्ट में किन का नाम बोला था, लब्बाजे ने बोले थे, लब्बाजे ना। और लब्बाजे के बाद कौन आया, डॉर्बेनर। अब क्या, डॉबरेनर था ना। चलिए, डॉबरेनर था, क्या था, डॉबरेनर। अब जो आए हैं उनका नाम है न्यूलैंड्स। न्यूजीलैंड नहीं कहना है, न्यूलैंड्स। क्या कहना है, न्यूलैंड्स। तीसरा में आए हैं कौन, न्यूलैंड्स। अब देखिए न्यूलैंड्स के बारे में, ये फर्स्ट थे, ये दूसरा कुछ बोले, ये तीसरा है कौन, न्यूलैंड्स। ये कब आए जानते हैं, ये इनका भी नाम था जॉन न्यूलैंड्स। क्या नाम था, जॉन न्यूलैंड्स। इनका जो है 1865-66 में जब अंग्रेज जो है रसायन ना, जॉन न्यूलैंड्स ने क्या किया, जॉन न्यूलैंड्स ने वो अपने समय तक आविष्कृत तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान का जो क्या कर दिया गया, क्रम में सजाकर एक नियम प्रतिपादन किया, जिसको हमने क्या कहा, अष्टक नियम कहेंगे, या न्यूलैंड्स की अष्टक नियम कहेंगे। मतलब इसका जो 1865-66 में, 65-66 65-66 में उन्होंने एक नियम आविष्कृत करके क्या कर दिया, प्रतिपादित किया, प्रस्तुत किया। उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे जानते हैं, अष्टक नियम कहेंगे। क्या कहेंगे, अष्टक नियम। क्वेश्चन रहेगा अष्टक नियम आपको किसने दिया, तो न्यूलैंड्स ने दिया। क्या दिया, न्यूलैंड्स ने दिया। इसमें क्या था, कहा यदि तत्वों के उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाया गया है या सजाया जाए न, तो किसी भी तत्व से प्रारंभ में, क्या कहा, प्रारंभ से प्रारंभ करने पर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के समान होते हैं। क्या होंगे,
पहले तत्व के गुण जो है के समान होंगे, किसका? 8वें तत्व का गुण क्या होंगे? समान होंगे। ऐसा जो बोले, कौन बोले? न्यूलैंड्स ने बोला। इसी नियम को क्या कहा गया? 8वां मतलब अष्टक नियम कहा गया। क्या कहा? अष्टक क्या कहा गया? आप देखते होंगे अष्टक नियम किसे कहेंगे? बोल दीजिएगा। अष्टक नियम कौन दिए थे? न्यूलैंड्स ने दिए थे। क्या दिए थे? न्यूलैंड्स ने दिए थे। इसी को क्या कहेंगे? अष्टक नियम। इसमें ज़्यादा नहीं देगा। अष्टक नियम का दोष क्या निकल गया उसमें से? देखो, इसका भी अभी सफलता नहीं मिली है। डर मतलब क्या? लब्बाजे का भी सफलता संपूर्ण नहीं मिला। मतलब वो खराब नहीं गया लेकिन संपूर्ण नहीं मिला, राहत नहीं मिल रहा था। उसके बाद कौन आए? डॉबरेनर ने। उनके बाद न्यूलैंड्स ने भी किए, तो इनमें भी दोष निकल गया। अब क्या दोष निकला सो देखो। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम हल्के तत्वों जैसे कैल्शियम हुआ ना, कैल्शियम Ca, ठीक है। कैल्शियम जो था उसमें था क्या था? कैल्शियम तक के लिए जो है लागू होता था। मात्र कैल्शियम, कैल्शियम कितना में? 20 में। ये 20 तक नियम लागू किया। उसके बाद फिर फैल। अब क्या किया जाए? कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के गुण से भिन्न भिन्न होने लगे। अब ये भी गड़बड़ हो गया। अब क्या हो गया? यहाँ भी दोष हो गया। फिर उसी का दूसरा और दोष निकला। एक दोष ये हुआ, अब का न्यूलैंड्स के अनुपात था कि उस समय जो था ना, उस समय सिर्फ 56 तत्व निकला हुआ था। नोट कीजिए, न्यूलैंड के समय में मात्र 56 तत्व निकले हुए थे। 56 तत्व ही है। और आगे चलकर फिर तभी देख ही रहे हो, मतलब कितना हो गया? 118 हो गया और बढ़ ही रहा है। क्लियर? अब आगे चलता हूँ। इसी का तीसरा कुछ करा न्यूलैंड्स ने। कौन बोले? न्यूलैंड्स ने कुछ असदृश गुण वाले तत्वों को एक ही स्तर के अंतर्गत रख दिया था। अब जैसे देखिए, कोबाल्ट, कोबाल्ट का क्या नाम है? CO। क्या है? कोबाल्ट। और निकेल, निकेल में Ni, यही ना? तो कोबाल्ट और निकेल में जो है क्या होते हैं? संकेत कुछ दिया जो था वो क्या हो गया? साथ रखे गए थे। उनके गुणों के भिन्नता है। इसी प्रकार आयरन देखिए, आयरन कोबाल्ट निकेल से दूर रखा गया है। आयरन कोबाल्ट से, कोबाल्ट और निकेल से क्या रखा गया? दूर रखा गया। अब बताइए, Fe के मान है, कोबाल्ट के मान है और निकेल कितना में? बढ़िया से गौर से देख लीजिए। तो ये गुण क्या होगा? समानता में, गुणों में समानता है। क्या है? समानता है। अब जब कह रहा है अक्रिय गैसों का जब आविष्कार हो जाने पर ये क्या हो गया? नवम तत्वों प्रथम तत्वों के समान हो गया। पहले ये बोले अष्टम होगा। क्या होगा? अष्टम होगा। लेकिन जब अक्रिय गैस का आविष्कार हो गया, अक्रिय गैस का क्या हो गया? अक्रिय गैस का क्या हो गया? हर्षीकरण होगा जी। अक्रिय गैस का जब आविष्कार हुआ, अक्रिय गैस का जब आविष्कार हुआ ना, तब ये क्या हो गया? 90 पर आ गया, 90 तत्व पर आ गया। एक समान होता था, 90 पर जाकर क्या होता? समान तत्व होता था, समान मान आता था इसका। 8वां वाला फेल हो गया। तो ये क्या हो गया? इसका मतलब ये होगा न्यूलैंड्स का भी ये क्या हो गया? सेटिस्फाई, संपूर्ण नहीं हुआ। आगे क्या हुआ? अतिरिक्त ये बात बोल सकते हैं, न्यूलैंड्स के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती होते हैं। क्या होते हैं? तत्वों के गुण आवर्ती। अब ये पूछे जाएगा न्यूलैंड्स के अनुसार तत्व के गुण क्या होते थे? तो लिखिएगा तत्व के गुण आवर्ती होते थे। तत्व के गुण आवर्ती होते थे। क्या होते थे? आवर्ती होते थे। नोट कर लीजिएगा, 1 नंबर के लिए है। क्लियर? ये चालू है ना। अब देखिए, अब कह रहा है 3 तो आ गए। कौन कौन? लब्बाजे और डॉबरेनर और एक कौन थे? न्यूलैंड्स। अब आए हैं कौन? उनका सुधार करते करते आए हैं दोमित्री इवानोविच मेंडलीफ। इसको मेंडलीफ कहिए डायरेक्ट शॉर्ट में। क्या कहिएगा? मेंडलीफ। इनका जन्म जो हुआ था 1834 में और मृत्यु जो हुआ था कब? 1960 में। 1834 था और मृत्यु था 1907 में। 7। अब जो है
इनका जो मृत्यु जो हुआ वो चलिए वो कितना ज्ञानी थे वो तो आप समझ सकते हैं, जब इतना मेहनत किए तो बहुत कुछ किए होंगे, इसके बारे में नहीं ज़्यादा डिटेल्स दूंगा। अब इन्होंने क्या किया, एक आवर्त नियम निकाला। क्या निकाला? आवर्त नियम। अभी जो मैं बताया था फिगर में, क्या बताया था फिगर में कि आपका जो 1 2 3 4 5 6 7 तक था ना, और इसमें जो आपको ऊपर लिखा था 1 फर्स्ट लिखा था ना, सेकेंड, और वहाँ से आगे ये ए वाला था और ये ए वाला था, उसके बाद थर्ड, उसका फोर्थ, उसका फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। दिखाई दे रहा है जी? ए ग्रुप का सब था। क्या था? ए ग्रुप का था। 6 तक आ गया। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। हो गया? उसको सीधा करो ना जितने हैं। चलिए अब इसमें क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 जो था, आप समझ रहे हैं, इसमें सब का नाम था। इसमें क्या था? हाइड्रोजन, इसमें हीलियम, सोडियम, इसमें क्या था दूसरा में? बी ए था, बी एम जी था, यहाँ सी ए। इस तीसरा कॉलम में क्या शुरू हुआ था? इसको नीचे में रखिए, बी एम जी सी ए। इसमें एक और बोल दीजिए, पोटेशियम। अब देखिए इसमें बोलिए अब क्या था तीसरा में? तीसरा जो वहाँ था, अभी अगर जो काउंटिंग में चलिएगा, अभी वर्तमान में चलिएगा, आधुनिक वाला में चलिएगा, तो उसमें आपको वो कितना स्थान हो जाएगा? 13वां स्थान पर जो था। ठीक है, 13वां स्थान वाला बोलिए, बैगन, आलू, गाजर ना। इसमें क्या था? सी एस आई जी, जर्मेनियम, ये है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होगा? नाना, फटिकर और असरानी। यहाँ क्या था? ओ स्टाइल से ऐसी, सिलेनियम, यहाँ ऐसी होगा ना, यहाँ ऐसी होगा। अब इसमें 7 में फिर कल बाहर आई आंटी ना। अब इसमें क्या होगा? हीना, एच ई ना, एन ए, एनी, नियोन। हाँ क्लियर है? इस तरह से और है, आप अपना देख लीजिएगा, अब सारी से पता चल जाएगा। फिर चला, और इससे आपको क्या पता चल रहा है, ये जो आवर्त दिया है ये कौन दिया था? मेंडलीव ने दिए थे। कौन दिए थे? मेंडलीव ने दिया था। इधर जो काउंटिंग था 1 2 7 तक, इधर जो काउंटिंग था कितना तक? 8 तक, जो ये क्या कर दिए थे? मेंडलीव ने दे दिए। उनका जो काउंटिंग कुछ और था, आगे था, यहाँ 12 तक लेके चलाए थे। क्या तक लेके चलाए थे? नीचे 12 तक चला है आवर्त को लेकर, ऊपर वर्ग जो ले गए 8 तक। तो ये वर्ग ले गए 8 तक उन्होंने, मेंडलीव वर्ग 8। अब पूछ देगा मेंडलीव के समय में वर्ग कितने थे? तो 8 थे एक ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप ए कर दीजिएगा। और वर्ग जो दिए थे वो कहाँ तक दिए थे जानते हो? 12 तक दे दिए थे। कितना? 12 तक लेके चल गए थे वो। कुछ उसमें डाल दिए थे, मतलब डाल नहीं दिए थे, मतलब उसमें आ रहा था, शो किए वो उन्होंने। अब इस पर फिर क्या होगा? फिर सुधार होगा ना। तो मेंडलीव के बारे में थोड़ा जान लें। ये कब हुआ? तो 1869 ईस्वी में। कितना में? 1869 में इन्होंने, 1869। अब देखिए 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी में 1865 1866 या 1869 की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ? 1869 में ये क्या कहे हैं इन्होंने, एक तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों का गहन अध्ययन करके तत्वों का वर्गीकरण, एक नई प्रणाली विकसित की। तत्वों के उनके बढ़ते हुए परमाणु धर्माणु को क्रम में रखा, सजाया उन्होंने और ये दिया। तत्वों के गुणों के उसका जो फिर परेशानी क्या हुआ सो देखिए, उनका नियम क्या बता रहा सो देख। तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होना शुरू हुआ। परिवर्तन हो रहा है ना, हुआ ना। तो क्या कहा? तत्वों के गुणों में क्या होने लगा? परिवर्तन होने लगा। अब ये भी कहेगा, कहीं कहीं क्वेश्चन रहेगा,
मेंडलीव किसके आधार पर सजाया था? परमाणु के द्रव्यमान पे या भार पे या तत्वों के आधार पर? तो क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर? तत्वों के गुणों के आधार पर ना। तत्वों की एक निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाते थे। क्या हो गया? तत्वों की एक निश्चित संख्या के बाद वो क्या होता है? समान गुण वाले क्या पाए जाते थे? तत्व पाए जाते थे। अब तीसरा उसमें क्या, इसी का नियम को क्या कहते हैं हम लोग? मेंडलीव का आवर्त नियम कहेंगे। क्या कहेंगे? मेंडलीव का आवर्त नियम कहेंगे। आवर्त नियम, ये जितने भी बात जो लिख दिए बोले ये सब क्या हो गया? वो आवर्त नियम हो गए। अब इसमें कह रहे ये निष्कर्ष इस पर हुआ कि मेंडलीव ने एक नियम का प्रतिपादन जो किया उसको क्या कहे? मेंडलीव का आवर्त नियम कहे। अब इसके आगे जो है मेंडलीव की कुछ इस तरह से आप कॉलम बना लीजिएगा। मैं शॉर्ट में निकाल दिया हूँ, आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि मुझे अब थोड़ा बहुत जानकारी लेना है। नेक्स्ट जो आने वाला है वो हमें थोड़ा खास लेना होगा, जो अभी वर्तमान में हम लोग क्या कर रहे हैं। मेंडलीव के समय कुल कितना तत्व थे पता था जी? इनके पास न्यूलैंड के समय हम 56, इनके पास कितना जानते हो? 63 तत्व थे। कितना तत्व थे? 63। आप बोल सकते हैं मेंडलीव के समय कितने तत्व? 63। और 1871 ईस्वी में मेंडलीव ने अपने आवर्त में क्या कहा? 1871 में मेंडलीव ने अपने आवर्त नियम के आलोक किया, मतलब वो स्पष्ट किया और तत्वों के ये सारणी का क्या कर दिया? निर्माण किया, जिसे हम लोग आवर्त सारणी कहते हैं। आप लोग देख रहे हैं इसी को आवर्त सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को आवर्त सारणी कहते हैं। 1 2 3 4 है, क्या है? आवर्त सारणी है कि वर्ग है? ये वर्ग है। क्या है? ये वर्ग हैं। आवर्त सारणी 1 2 3 गिनती जो है वो हुए, क्या हुए? 1 2 3 जो गिनती हुए वो क्या हो गए? आवर्त हो गए। अब वर्ग कौन हो गए? ये आवर्त हो गए। ये 7 जो है क्या हुए? आवर्त हो गए। ये क्या होंगे? आवर्त। इसी को आवर्त कहेंगे। यही आलोक में दिया उन्होंने, और ये जो दिए उसको वो क्या कहे? वर्ग कहे। अर्थात इस तरह से चलेंगे तो वो क्या होंगे? वर्ग। और नीचे से आपका ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है, 1 नंबर में आ सकता है। वर्ग क्या, कौन सी वर्ग है? कौन वर्ग में कितने रहते हैं? आवर्त कितने होते हैं? तो वर्ग कितने होते हैं जी? 18 और आवर्त 7। अभी के हिसाब से हम नहीं चल रहे हैं, अभी आधुनिक में बोले हम। अब मेंडलीव ने क्या किया? जब वर्ग और उपवर्ग दोनों का तैयारी कर लिए तो उन्होंने क्या कर दिया? एक खाका तैयार कर दिया। क्या कर दिया? खाका तैयार कर दिया। उसमें कुछ नामे को प्रतिपादित किया। ये कब किए? 1971 में। आवर्त का सिद्धांत कब दिया उन्होंने? 1971 में ना, कि 1871 में? 1871 होगा। 1907 में तो मरे गए थे, तो मरला के बाद हुआ है कि 1800 नहीं 1871 में था ना, 1907 में मरे थे। ठीक, 1871 में उन्होंने क्या कर दिया? आवर्त सारणी का, ईस्वी याद रहेगा आवर्त सारणी का, 1871 मेंडलीव का। ठीक, और वर्ग भी उसी साथ था, तो क्लियर हो गया। अब देखिए, इतनी बड़ी उलझने लेके चल रहा था सिस्टम कि अब देखिए जितने भी तत्व हैं, सभी तत्व हैं ना, ये आप लोग जानते थे कि मेंडलीव के समय में 63 तत्व क्या कर दिया गया था? क्लियर कर गया था। उसी में क्लियर में देखिए अब इसमें क्या है कि आपका इसमें कुछ वर्ग में दिया गया था, आवर्त बनाया गया था। मैं अभी आपको बताया था, पहले फर्स्ट फिगर में देखा था कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं हम लोग? वर्ग कहते हैं, जो इस दिशा में चलेंगे। और आवर्त जो होते हैं किस दिशा में चलेंगे जी? इस दिशा में चलेंगे। आवर्त सारणी में जो नाम होते हैं, तो मानिए सब आवर्त सारणी के नाम हैं। ठीक है, और ये क्या है? वर्ग की संख्या दिया गया है। क्या दिया गया है? वर्ग दिया गया है। तो हम चलेंगे इस आधार पर, अगर जो चलेंगे ना, तो इसमें क्या क्या मेंडलीव ने कुछ सुधार किया या कुछ आगे जो आलोक में देते गए वो आवर्त सारणी कहलाया और वर्ग कहलाया। इसके आगे कुछ ने उन्होंने नाम भी दे दिया। क्या नाम दे दिया? किस वर्ग में क्या आता है वो देखिए। तो तत्व जो है, क्या नाम है इसका? आप लोग को पता होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो ये सभी जो आए वर्ग जो थे, इसका वर्ग जो था फर्स्ट का ए था। क्या था? फर्स्ट का ए था। और इसका नाम जो था ये क्या था?
क्षार था, इसलिए क्षार धातु में ये क्षार था, इसका नाम क्या दे दिया गया? क्षार धातुएं। क्या है? क्षारीय, अर्थात क्षारीय धातु लिख दीजिए, धातुएं। अब दूसरा था बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरेनियम, और ये क्या है? अरे कहाँ ध्यान है जी? बोलता कहाँ है? अरे रेडियम। अब देखिए सभी का नाम जो दे गया, वर्ग कोण में दिया गया है, याद रखिए, सेकंड का ए में दिया गया। क्या दिया गया? सेकंड का ए में दिया गया है। इसका नाम क्या है जी? ये जो धातु जो था, ये जो काम कर रहे थे, ये क्षारीय था और मृदा धातु थे। क्या थे? क्षारीय और मृदा धातु। इसका दोनों नाम दे दीजिएगा, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। ये नोट कर लीजिएगा, 1 नंबर के सभी में आएंगे, मैं बाद में भी लिखाऊंगा इस बात का, ठीक है। अब देखिए, अब ये जितना भी है सिलेनियम, टोल्यूनियम, पोलोनियम, जितना भी है, ठीक है, ये सभी किस धातु में आ गए? 6 के ए में वर्ग में आए और चालकोज नाम से आए। 6 के ए में आए और नाम क्या आया इनका? चालकोज के नाम से। किस नाम से? चालकोज के नाम से जाने गए। चालकोज में क्या क्या है, या इसमें पूछ देगा कि ऐसी को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? सल्फर, एसिड सिलेनियम। तो हम कहेंगे सिलेनियम और सल्फर किस में आता है? किस धातु में आता है? चालकोज में आता है। अब जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब जितने भी हैं आपको किस में दिए? हेलोजेंस में दे दिया। कितना में दे दिया? हेलोजेंस। और वर्ग कितना दिया जानते हैं? 7a, और नाम हेलोजन। क्या दे दिया? हेलोजन। अब हेलोजन पर बहुत मैथ आपको जो है बोर्ड में आपका क्वेश्चन रहेंगे, मैं इस पर आगे दे दूंगा, ठीक है। अब जितना भी नियोन वाले हैं और हीलियम वाले हैं, क्या है? हीलियम और नियोन जितने भी हैं, आर्गन, क्रिप्टन जितने भी हैं, इस सभी लाइन को 0 वाला में दे दिया था। कितना दे दिया था? 0, शून्य, अर्थात इसको कहेंगे उत्कृष्ट गैस। क्या कहेंगे? उत्कृष्ट गैस। अब याद रखिएगा उत्कृष्ट में कौन कौन आते हैं। मैं आपको ये बॉक्स दिया था सबसे लास्ट वाला, याद है? इसमें शून्य लिखा था ऊपर संयोजकता के वक्त। हाँ, तो इसमें क्या लिखा था? हाइड्रोजन, कहाँ था? हीलियम था, हीलियम, लिथियम, और क्या था? और ठीक है, और इसी तरह जो भी हो, ठीक है। इस तरह से लास्ट वाला जो कॉलम था, ऐसे अभी आधुनिक में 18वां जो होगा, समझ रहे हैं ना, उसको हम जो क्या करते थे? उत्कृष्ट गैस माने। क्या माने? उत्कृष्ट गैस माने। तो मैंने लिखने अब जो है फर्स्ट के बी कौन जी? हीलियम नियम वाला कहाँ चल गए? यहाँ इसको किस में रखे थे? 8 में। क्या रखे? 8 में रखे थे। इसको क्या रखे थे? 8 के ए में रखे थे, ठीक है। अब देखिए 8 के ए में रखे, सही है। अब है कॉपर और किसको? चांदी, सोना, सब क्या हो गया? ये सब किस में रखे? फर्स्ट में बी में रखे। लेकिन ये क्या बना? मुद्राएं बना। क्या बना? मुद्राएं धातु के नाम से जाना जाएगा। क्या बना? मुद्राएं धातु से। क्या बोलेंगे? मुद्राएं धातु से बना। ये क्या हो गया? मुद्राएं। ऐसे भी सोना चांदी क्या होता है? पैसा कौड़ी क्या होता है? मुद्रा ही कहलाते हैं। अब देखिए, अब इसमें जो है क्या नाम है? रोडियम ना, ये सब जितने भी हैं इसको किस में रखा गया जानते हैं? इसमें प्लेटिनम धातु के रूप में दिया। नाम किस में दिया गया था? 8 में। 8 में दे दिया गया था प्लेटिनम में। क्या कर दिया गया? 8 में प्लेटिनम में दे दिया। 8 ए की बी डायरेक्ट दे दिया, और इसको नाम दे दिया प्लेटिनम। प्लेटिनम धातु में क्या दे दिए? प्लेटिनम धातु। याद होना चाहिए, टोटल का टोटल ध्यान रखिएगा, मैं कल पूछूंगा। चलिए प्लेटिनम की बात देखिए। उसके बाद क्या है? जितना भी है ये सभी जितना भी नाम है लल्लू प्रसाद वाला, ये क्या है? लल्लू प्रसाद वाला है। ये सब कहाँ है जी? ये सब यहाँ तक है, दोनों है, दूग है।
याद कीजिए कहाँ था आपका, कौन ब्लॉक में है, आवर्त सारणी आधुनिक में। ये सभी का नाम जो दे दिया गया था लेंथेनाइड, और दे दिया गया था थर्ड के बी में, क्या नाम था, लेंथेनाइड, और थर्ड का बी में लेंथे, ठीक है, लेंथेनाइड। और ये नाम क्या था, ये देखिए 57 से शुरू होता है जी, हाँ 57 से शुरू होता है। ये सभी को थर्ड के बी में डाल दिया, इसका नाम क्या दे दिया जी, लेंथेनाइड्स दे दिया। क्या दे दिया, लेंथेनाइड्स। अब ये सबको क्या था, उसी के नीचे में था, 71 से था, कितना से था ये, 71 से था। इसका नाम क्या दिया, एक्टिनाइड्स दिया होगा। और ब्लॉक किसमें, अभी आधुनिक में किसमें चल जाता है, या ब्लॉक में चल जाता है। इसको भी थर्ड के बीएम दिया, क्या दे दिया, थर्ड के बीएम दिया, क्योंकि उसी से निकला है। लेकिन इसका नाम क्या हो गया, एक्टेनाइड। क्या नाम दे दिया, एक्टेनाइड्स। अब हम बता देंगे, ये जो है थर्ड के बी में लेंथेनाइड्स, एक्टेनाइड्स जो है ब्लॉक में आते हैं। अब बाकी सभी का नाम ये कुछ कुछ करके दिया है, जो आपको याद होना अनिवार्य है। और अब क्या हुआ, मेंडलीव की सारणी की जो अभी हम बनाए थे उसमें बहुत कुछ फायदा हुआ और सुधार भी हुआ ना। क्या हुआ, बहुत सुधार हुआ। उन्होंने क्या किया, नियमित अध्ययन में क्या कर दिया, सुविधा कर दिया। एक नंबर में कर लीजिए आप लोग, मेंडलीव कि क्या बोले थे मैंने, मेंडलीव की सारणी की उपयोगिता, सारणी की उपयोगिता। अब जो भी चीज़ सुधार होते गया उपयोगिता, तो उसमें क्या हो गया, कुछ न कुछ तो क्या हो गया, सुधार जब भी हुआ है तो क्या हुआ, कुछ न कुछ तो आसान होगा ही होगा। तो इसमें क्या हुआ, उन्होंने फर्स्ट में बोला, क्या बोला, उन्होंने फर्स्ट में बोला, क्या बोला कि नियमित अध्ययन में क्या हो गया, सुविधा हो गया। जो डेली हम लोग कम करते थे उसमें क्या हो गया, सुविधा मिला हमको। नियमित अध्ययन में अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं, किसके बदौलत पढ़ रहे हैं, इसी के ना बदौलत, अध्ययन में सुविधा। अब देखिए, ये पहली बात बोले उन्होंने। इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं। नियमित अध्ययन का मतलब क्या हुआ, डेली के जो कार्य आप पढ़ते हैं या किसी भी काम को करते हैं तो उसमें क्या हो गया, हमको आराम से याद हो जाता है कि इतना नंबर में है, इतना नंबर में है ना। फर्स्ट में ये कौन चीज़ है और सेकंड में क्या है, ये सब समझ में आ जाएगा। जैसे मानो सोडियम कहाँ है, वर्ग फर्स्ट के ए में है, समझ रहे हैं ना, इस तरह से चल रहे हैं। फिर दूसरे कहा कि नए तत्वों का पूर्वानुमान, नए तत्वों का क्या कर सकते हैं, पूर्वानुमान कर सकते हैं। नए तत्वों का पूर्वानुमान, तत्वों का पूर्वानुमान मतलब पूर्वानुमान कर सकते हैं किसके पास क्या है, इससे पहले कौन तत्व है, इसके आगे कौन तत्व है, ये समझ में हमको क्या होंगे, आने लगेंगे। तीसरा बोले परमाणु द्रव्यमान में सुधार हो गया। द्रव्यमान तो मैं अभी आपको नहीं पढ़ाया, नहीं शो किया हूँ, लेकिन आपको समझ में आ जाएंगे। तीसरा क्या बोला मैंने, परमाणु द्रव्यमान में सुधार हुआ। परमाणु द्रव्यमान में क्या हुआ, परमाणु द्रव्यमान में क्या हो गया, कुछ न कुछ सुधार हुआ, मतलब हमको सुविधाएं मिली। सुधार लिखो या सुविधा लिखो। अब देखिए, इसके बाद उन्होंने क्या किया, तत्वों की संयोजकता भी ध्यान दिया। क्या दिया, तत्वों की संयोजकता पर ध्यान दिया। जो मैं अभी थोड़े पहले आवर्त सारणी में मैं बताया था, तत्वों का वैलेंसी क्या होता है, बोला था ना। तत्वों की संयोजकता पर भी ध्यान दिया उन्होंने। क्या दिया, तत्वों की संयोजकता पर ध्यान दिया। और उन्होंने क्या किया, अनुसंधान कार्य में इस काम का क्या हो गया, सहायता मिलने लगा। अनुसंधान समझते हो, वैज्ञानिक लोगों को जितना भी काम होता है अनुसंधान करने में क्या हो गया, अनुसंधान कार्य में सहायता मिला, कार्य में सहायता मिला। किससे, इनके आवर्त सारणी से, या उनकी सारणी का जो उपयोगिता हुआ, इतना फायदा दिया जो आपके सामने में स्पष्ट दिया हुआ है। 5 फायदे हैं। कौन कौन है, नियमित अध्ययन में सुविधा, नए तत्वों का पूर्वानुमान कर सकते हैं, और परमाणु द्रव्यमान में कुछ सुधार हो सकते हैं। और अगला है तत्वों की संयोजकता के बारे में जानकारी हमको मिल सकता है। अगला है अनुसंधान, जो अनुसंधानकर्ता जो हैं, आप लोग के अनुसंधानकर्ता जो बैठे हुए हैं, जिस पर रिसर्च कर रहे हैं, उन पर क्या हुआ, उनको बहुत ही सहायता मिली। अब कह रहा है, जब बात हुई किसका,
नए तत्वों के पूर्वानुमान का, तो कैसे पूर्वानुमान लगाया गया, क्या होगा इसमें सो देखिए पूर्वानुमान। अब प्रायोगिक गुण दिख रहा है, फिर इसमें देखिए सिलिकॉन के साथ पूर्वानुमान और जर्मेनियम का प्रायोगिक गुण। इसका क्या नाम था, गैलियम, ये एल्यूमिनियम, क्लियर है, और ये गैलियम Ga, यहाँ सिलिकॉन और उधर जर्मेनियम। अब देखिए गुण की बात करें, तो गुण क्या है, गुण में परमाणु द्रव्यमान होना चाहिए, उसके बाद घनत्व होना चाहिए, द्रव्यमानांक होना चाहिए, ऑक्साइड का सूत्र होना चाहिए, क्लोराइड का सूत्र दिया गया है, इस सभी को दिया गया। देखिए इसका क्या दिया है, परमाणु द्रव्यमान किसका 68 एल्युमिनियम, और गैलियम का 70, सिलिकॉन का 72, इसका 72.6 किसका जर्मेनियम का। अब आगे देखिए घनत्व देखिए 5.9 किसका एल्युमिनियम में, इसका गैलियम में कितना 5.94 और सिलिकॉन का 5.5। अब जर्मेनियम देखिए कितना है 5.36। ये आप अप टू डेट करके रखना होगा। अब द्रव्यमानांक के बारे में जानते हैं, इसका जो होता है ना पूर्वानुमान निम्न होता है ना, और ये 303 है द्रव्यमानांक, और ये उच्च होता है इसका द्रव्यमानांक किसका सिलिकॉन का, और इसका 1231 होता है किसका जर्मेनियम का, क्लियर। अब देखिए ऑक्साइड का सूत्र में देखिए, ऑक्साइड जो हो लग गया ना, सब क्या हो गया ऑक्साइड आ गया, तो M2O3 का इसका सूत्र जो अगर जो बोला जाए Ga2O3, उसके बाद MO2, उसके बाद क्या कहेंगे GO2, जर्मेनियम को बोलते हैं ना। अब देखिए क्लोराइड में जब दे दिए, क्या दे दिए, क्लोराइड में जब दे दिए तो Cl का होगा, क्लोरीन का होगा कम, तो MCl3, Ga गैलियम में GaCl3, MCl4 और GeCl4। इस प्रकार से आपका क्या हो गया, परमाणु द्रव्यमान, घनत्व, द्रव्यमानांक और क्या है ऑक्साइड पे या क्लोराइड पे दोनों का जो सूत्र बनेगा ये सूत्र बनेंगे। आप कहीं भी देख सकते हैं ऑक्साइड का सूत्र लिखने के लिए कहें या द्रव्यमानांक पूछे, क्वथनांक पूछे, इस तरह से आधारित आपके किस पर नया जो आप पूर्वानुमान कीजिएगा उस